हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका कलाम एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्त, आज हम एक ऐसे बुक को पढ़ने वाले हैं ना, एडुटेरिया की एक ऐसे बुक को पढ़ने वाले हैं जिसकी मांग हर एक एग्ज़ाम में है। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, ठीक है। आज की टाइम में सारे जो एग्ज़ाम है वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर आप कोई एनसीईआरटी बेस्ड बुक नहीं पढ़ोगे ना, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन टैकल करने में बहुत दिक्कतें आएंगी। तो ये जो बुक है टोटल एनसीईआरटी पे आधारित है। मैंने खुद पढ़ा है इस बुक को, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने यूट्यूब फैमिली को पढ़ाई जाए। ठीक है, ये बुक बहुत बेहतरीन है दोस्त, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है, और ये पूरे के पूरे एनसीईआरटी बेस्ड है और क्लास 6 से 12th तक के सारे सब्जेक्ट, ठीक है, और मतलब एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट को समाहित कर दिया गया है। ठीक है, 6 से लेकर के 12th तक के भूगोल, ठीक है, इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान का संपूर्ण निचोड़ दिया गया है इसमें। ठीक है, ये बहुत अच्छी बुक है। आप चाहे तो मार्केट से इसे खरीद भी सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो ऐसे तो हम पढ़ेंगे ही इसे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखिए दोस्त, पहला जो चैप्टर है वो क्लास 6 का ही है। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 6 का है और क्लास 6 में 10 चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर और 10 चैप्टर से, ठीक है, पहला है प्रारंभिक कथन और क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, दूसरा ऐसे ही यहाँ अखेत खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, तीसरा आरंभिक नगर, चौथा ये, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां सारे चैप्टर से क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। ठीक है, और आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो उसमें जीके इसमें जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उनमें आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आप इसे पढ़ लेते हैं ना दोस्त, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज पढ़ते हैं क्लास 6 की इन क्वेश्चनों को। ठीक है, इसमें सारे चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, 1 नंबर प्रश्न जो है बोल रहा है सुलेमान और किरधर पहाड़ी कहाँ स्थित है। ठीक है, क्या सुलेमान और किरधर पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये दोस्त पाकिस्तान में है। देखिए कहाँ है, पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में किस तरफ है? तो पाकिस्तान में है ये उत्तर पश्चिम दिशा में है। पाकिस्तान के जैसे अपना ये ऊपर की तरफ भारत होता है, ठीक है, और यहाँ जो है ना ये इस तरफ पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान का किस उत्तर पश्चिम भाग में ये पहाड़ी स्थित है। अब उत्तर ऊपर की तरफ है इसका, ठीक है, और ये पूरब दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। मतलब इस भाग में क्या है, तो ये इस भाग में किरधर पहाड़ी स्थित है और सुलेमान पहाड़ी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है सिंधु को हिंदू तथा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा? तो दोस्त, सिंधु को हिंदोस तथा इंडोस सर्वप्रथम ईरानी, ठीक है, और ईरानियों ने कहा। और इसके ही पूर्व में अपना भारत स्थित था। इसलिए ये लोग आए जब भारत में, तो उसकी पूर्व वाले दिशा को इस नदी के कारण ही अपने भारत को हिंदुस्तान और इंडिया कहने लगे। तो ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा और यूनानियों ने इंडिया कहा। ठीक है, आगे तीसरा हम लोग प्रश्न देखते हैं। पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, तो पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत में भी लिखा गया है, प्राकृत में भी लिखा गया है और तमिल में भी लिखा गया है। अब दोस्त, पांडुलिपि क्या होता है? तो ये हाथ से लिखी जाती थी, ठीक है, प्राचीन काल में, और इसकी संस्कृत, तमिल हर एक भाषा में लिखी जाती थी। मतलब जो पैर के छाल होते थे ना, उस पर हाथ से पहले जो लिखा जाता था उसे ही हम लोग क्या बोलते थे? पांडुलिपि बोलते थे। ठीक है, चौथा प्रश्न है, ठीक है, चौथा प्रश्न है भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो बड़े आकार के कारण। जी हाँ, ये भी एक कारण है उपमहाद्वीप कहे जाने का। ठीक है, समुद्र, पहाड़ी तथा पर्वतों से बटे होने के कारण। जी हाँ, ये भी एक कारण है। तो क्या करना है? सत्य कथन चुनना है। तो दोनों सत्य है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या है, पांडुलिपियों का क्या महत्व है? तो दोस्त अभी बताया ना पांडुलिपि क्या होता है। तो ये हाथ से लिखी हुई पैर की, मतलब जो वृक्ष होते थे उसके छाल या पत्तों पे जो हाथों से लिखा जाता था, वही उसी को हम पांडुलिपि कहते थे। तो इसकी क्या महत्व है? तो प्राचीन ज्ञान, विज्ञान की बातों की चर्चा है इस पर। तो हाँ, ये भी लिखा गया था इस पर। ठीक है, रजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति है, तो ये भी मिला था इससे। ठीक है, पांडुलिपि पे ये भी लिखा गया था। ठीक है, तीसरा है धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों की चर्चा। तो पांडुलिपि पे ये भी लिखा गया था, धार्मिक मान्यताओं को भी लिखा गया था। ठीक है, स्तंभ लेखों के अध्ययन के बारे में, हाँ, ये इसके बारे में भी इसमें लिखा गया था। ठीक है, तो जब 1 2 3 4 सब है, तो इसमें सत्य कथन ही बताना है। तो सत्य तो सब है, तो हमारा डी में दिया गया है 1 2 3 और 4। तो इसके अनुसार हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बुर्ज होम के बारे में प्रश्न है। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न देखो, बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, इसमें बताना है
क्या, सत्यकूट की पहचान करना है। तो बुर्ज होम, अब ये बुर्ज होम कहाँ है, तो बुर्ज होम है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, हाँ जी बिल्कुल, बुर्ज होम में लोग पहले नीचे के गड्ढे में ही घर बनाते थे, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है पुरातात्विक विदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है। तो इसके अनुसार हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। एक और दो दोनों, क्योंकि सत्य कथन पूछा गया था। अगर असत्य पूछता तो हम लगाते डी, लेकिन यहाँ सत्य पूछा गया तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न क्या है, तो संभावित रूप से सबसे पहले मनुष्य द्वारा कहाँ गेहूं, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालन प्रारंभ किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था, तो मेहरगढ़ में सबसे पहले यही किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो 8 नंबर प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न क्या है, तो 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे। तो अब घास के मैदान क्यों बनने लगे 12,000 साल पहले, तो पेड़ पौधों को काटने के कारण थोड़ी ना बनेगा। आप ही सोचो, घास के मैदान पेड़ पौधे काटेंगे तो इससे कैसे बन सकता है, तो ये गलत है, ठीक है। उपजाऊ भूमि के कारण, जब भूमि उपजाऊ होगी तो घास पेड़ पौधे को हटाकर एक इंसान क्या करेगा, खेती करेगा, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। कृषि की अधिकता कारण, जब कृषि करेंगे तो घास पौधे तो हटाएंगे ही ना, पेड़ पौधे, तो इसके कारण अधिकता हट जाएंगे, तो ये भी इसका कारण नहीं है। तो जब ये तीनों नहीं है तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा, जलवायु परिवर्तन के कारण, ठीक है। तो 1200 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे थे, तो जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन हुआ इसलिए बना, ठीक है। आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न क्या है, नवपाषाण काल की औजार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो नवपाषाण काल में औजार पॉलिश किए जाते थे, जी हाँ, औजारों को नवपाषाण काल में पॉलिश किए जाते थे। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, जी बिल्कुल, आज भी किया जाता है। ओखल और मूसल में अनाज पीसा नहीं जाता है, कूटा नहीं जाता है, तो आज भी किया जाता है। तो मतलब 1 और 2 दोनों सही है, और ये ऑप्शन सी में है, तो सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो 10 नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे। तो क्यों घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह, ये बताना है, ठीक है। तो एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल वृक्ष और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। जी हाँ, जो मानव थे वो पहले जहाँ रुकते थे, ठीक है, वो आखेटक थे, मतलब घुमंतु थे, ठीक है। और खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे, तो खाद एक जगह रुकेंगे, वहाँ खाद्य संग्राहक जो कम हो जाता था, खत्म हो जाता था, तो वहाँ से फिर दूसरी जगह जाते थे जहाँ उपलब्ध होता था। तो वही कहा गया है, एक जगह से रुकने के कारण वहाँ के फल वृक्ष और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, तो ये सही है। शिकार ढूंढने के कारण, हाँ जी, शिकार खत्म हो जाते थे, खाद्य संग्राहक खत्म हो जाते थे, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो ये भी सही है, ठीक है। मवेशियों को चारा ढूंढने के लिए, तो हाँ, एक कारण ये भी है कि अब जहाँ रुकेंगे वहाँ चारा सब खत्म हो जाएगा, तो बोना तो आता नहीं था, तो क्या करेंगे, फिर दूसरी जगह बदलेंगे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो ये भी सही है। मौसम बदलने के कारण, हाँ, ऐसा भी होता था कि लोग नदी किनारे या फिर वैसी जगह जहाँ बाढ़ आता हो तो वहाँ बस जाते थे, तो जब मौसम चेंज होता था, बाढ़ आते थे, तो फिर जगह बदलना पड़ता था, तो ये भी राइट, हमारा चौथा ऑप्शन भी सही है। तो 1 2 3 सब सही है, तो सब किस में है जी, तो डी में है, तो हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न क्या है, तो 11 नंबर है, बोल रहा है मेसोलिथिक, ठीक है, क्या है, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो देखते हैं क्या है, इस समय पत्थर के औजार को मैक्रोलिथ कहा जाता था। तो हाँ बिल्कुल, जो पत्थर के औजार मिले उसे मैक्रोलिथ ही कहा जाता था, ये बिल्कुल सही है। पत्थर के औजारों का आकार बड़े थे, नहीं, पत्थर के औजारों का आकार जो बड़ा नहीं था, छोटे छोटे औजार थे, ठीक है, कैसे, छोटे छोटे औजार थे। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, नहीं, उस समय पुराने किस्म के ही औजार थे, ये अनुपस्थित नहीं थे, उपस्थित थे, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो 11 नंबर का सही कौन है, तो ये क्यों सही है, ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन सिर्फ एक है, तो इसलिए हमारा सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो 12 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ। तो दोस्त, हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों हुआ, तो ये बताना है। हड़प्पाई नगरों के लोगों के छोड़ दिए, तो नगर छोड़ देने के कारण, तो ये भी एक
अनुमान, जैसे वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत वैज्ञानिकों का मत बहुत अलग अलग तरीके का है, ठीक है। तो इन्होंने कुछ कहा तो सबकी मान्यता यहाँ दी गई है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का परिणाम, तो हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, तो ये भी एक कारण माना जाता है, तो ये भी सही है। मुहर, लेखन तथा बाटू का प्रयोग बंद हो गया, तो ये भी कारण माना जाता है। कच्चे माल का आयात घट गया, जिसके कारण ये लोग यहाँ से चले गए, अंत हो गया इसका, तो ये भी एक कारण माना जाता है। नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई, जिसके कारण इसका अंत हो गया, तो ये भी एक कारण माना जाता है। मतलब 1 2 3 4 सब है इसके कारण, ठीक है। तो हमारा सब जिस ऑप्शन में होगा वही तो हम ऑप्शन लगाएंगे, मतलब हमारा इसमें डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो डी में दिया गया है सब, तो डी हम बिल्कुल सही लगाएंगे। आगे है हड़प्पा संस्कृति के संबंध में मिलान करें। अब इसमें मिलान करना है कि हड़प्पा संस्कृति में तांबा कहाँ मिलता था, तो तांबा राजस्थान में मिलता था, ठीक है। टीन कहाँ मिलता था, टीन अफगानिस्तान में मिलता था, ठीक है। और सोना, तो सोना कर्नाटक में मिलता था, और उस समय भी कर्नाटक में, और आज के समय भी कर्नाटक कोलार से निकाला जाता है सोना, ठीक है। तांबा उस समय भी राजस्थान में मिलता था और आज भी राजस्थान में मिलता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 का बी, और 1 का इसमें ए है तो ये गलत है, इसमें बी है ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ए वाला गलत है, ठीक है। 2 का ए, तो 2 का ए इसमें नहीं है तो इसलिए ये गलत है। 2 का ए इसमें, 3 का सी है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब बी हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। तो 14 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है। बोल रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई हैं, मतलब इतिहासकारों का क्या मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हो गया, ये बताना है, ठीक है। नदियों के सूखने के कारण ये भी माना जाता है, ठीक है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो एक मत ये भी है कि नदी सूख जाने के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, जंगल के विनाश होने के कारण, ठीक है। तो ये भी एक अंत माना जाता है कि जंगल का विनाश हो गया, जंगल के पत्ते आपस में टकराए, फिर आग लगी, फिर सारे सभ्यता के लोग भी जल गए, इस तरह अंत हो गया, तो ये भी एक कारण माना जाता है, ठीक है। तीसरा है चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण, तो ये भी एक माना, इसका अंत होने का कारण माना जाता है। बाढ़ के कारण, तो ये भी एक माना जाता है कि इसका कारण ये भी हो सकता है कि उस समय बाढ़ आ गया हो, और ठीक है, प्रबंधन का तरीका ना पता हो, तो ऐसे कुछ करके ये भी तरीका हो सकता है, इसका मत हो सकता है, ठीक है। शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण, तो ये भी माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह 14 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और इसमें दिया गया है डी में, तो डी हमारा इस तरह बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या है। तो 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या कि हड़प्पा कहाँ स्थित है। तो दोस्त आज के टाइम में जो हड़प्पा स्थित है ना, वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, ठीक है। भारत के पंजाब प्रांत में नहीं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, ठीक है हड़प्पा। महान स्नानागार, देखिए दोस्त, स्नानागार बोले, अन्नागार बोले, सब यही मिलते हैं कहाँ, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, अन्नागार बोले, स्नानागार बोले, मोहनजोदड़ो से मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न है। तो 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में अग्निकुंड कहाँ मिले हैं, ठीक है। तो अग्निकुंड कहाँ कहाँ मिले हैं ये बताना है। तो अग्निकुंड मिले हैं कालीबंगा से, हड़प्पा से नहीं मिले हैं, ठीक है। लोथल से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से भी नहीं मिले हैं, ठीक है। तो 1 और 3 से मिले हैं, तो 1 और 3 सी में है, तो हमारा बिल्कुल सी सही होगा, ठीक है। 18 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है कि हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी, ठीक है। तो हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी, इसको देखना है। तो विशाल स्नानागार, तो ये भी सही है, ठीक है। अन्नागार, ये भी सही है। योजनाबद्ध नगर का निर्माण, तो ये भी सही है, ये भी इसकी विशेषता थी, ठीक है। और पकाई गई ईंटों का प्रयोग, तो ये भी सही है। मतलब 1 2 3 4 सारे ऑप्शन इसी में है, डी में, तो हमारा डी इस तरफ बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न क्या है 20 नंबर। तो 20 नंबर में पूछा गया 19 नंबर, ठीक है। आगे पूछा गया है इनाम गांव के प्राचीन स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। इसमें विचार करना है, क्या करना है, तो ऊपर दिए गए कथनों में क्या करना है, तो कथन सही है, मतलब कौन से सही है ये बताना है। तो यह घोरे नदी के तट पर स्थित पुरातात्विक स्थल है, जो भीमा नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। ये इसी के भीमा नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है, घोर नदी, उसी के तट पर ये बसा हुआ एक पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, इनाम गांव। इस स्थल का लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व प्राचीन मानकों का निवास था, ठीक है, ये भी सही माना जाता है। 3600 कहने का मतलब है अभी चल रहा है 2000, ठीक है। तो 2000 पीछे और फिर 1600, मतलब 1500-1600 ईस्वी पूर्व की बात है, ठीक है। तो ये भी सही है। इस स्थल पर दफनाने का सामान्य प्रथा के अंतर्गत वयस्कों को जमीन में सीधा लिपटा दिया जाता था, हाँ, जिनमें उनका सिर दक्षिण नहीं, सिर उत्तर दिशा में होता था, ठीक है। तो इसी कारण ये गलत हो गया। तो बोल रहा था क्या
सही कथन बताना है तो 3 तो गलत हो गया, तो 3 इसमें है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें है तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें 3 है तो ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में दासों के साथ दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था ये बताना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में उन्हें मालिकों की संपत्ति माना जाता था, नहीं ऐसा नहीं है, तो ये गलत है। उन्हें राजा बनाने का स्वतः अधिकार प्राप्त था, नहीं, दासों को ऐसा अधिकार नहीं प्राप्त था। उनके मतलब उन्हें उनके कामों के लिए ऊंची मजदूरी दी जाती थी, तो हाँ जो मजदूरी उनका होता था वो दिया जाता था। ठीक है, तो ये सही है। उन्हें कठिन काम करने में छूट प्राप्त थी, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था। ठीक है, तो इस संदर्भ में जो हमारा आंसर होगा ना वो सी होगा। ठीक है, कि उन्हें काम के लिए ऊंची मजदूरी दी जाती थी। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न क्या है, तो 21 नंबर प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन क्या है, सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो राजा क्या है, राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी, नहीं दोस्त, उस समय राजा के पास ये शक्ति नहीं थी कि राजा कर वसूल सके, या फिर ये भी राजा के पास शक्ति नहीं थी कि राजा का संतान ही राजा बने। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल कब माना जाता है, तो 1500 से ईस्वी पूर्व से 1100 ईस्वी पूर्व को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। इस काल के दौरान ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, उस समय पुरोहित होते थे, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी मतलब जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, जो विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करवाता था, और दूसरा वर्ग रजाओं का था। इन्हें राजधानी क्या है, रजाओं को उनके पास न तो राजधानी नगर थे और न ही माल और न ही सेनाएं थी और न ही वे कर एकत्र करते थे। सामान्य रूप से राजा का पुत्र राजा नहीं बन सकता था। ठीक है, तो ये सब ऋग्वैदिक काल के दौरान होता था। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन ए कि राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी, तो नहीं, राजा कर नहीं वसूलता था। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, तो नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसके अनुसार उपरोक्त में से कोई कथन सही नहीं है, तो हम ऑप्शन डी लगा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है 22 नंबर प्रश्न। तो 22 नंबर प्रश्न है, महापाषाण में मृतकों को विशिष्ट बर्तनों में दफनाया जाता था, जिन्हें कहा जाता है, मृतकों को विशिष्ट बर्तनों में दफनाया जाता था, जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तरी काल की पॉलिश बर्तनों में ऐसा तो कुछ नहीं है, काले और लाल बर्तनों में, जी हाँ, काले और लाल बर्तनों में दफनाया जाता था। ठीक है, तो क्या बोला है, महापाषाण में मृतकों को विशिष्ट बर्तनों में दफनाया जाता था, जिन्हें क्या कहते थे, काले और लाल बर्तन। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, तो बोला है 23 नंबर में कथन और कारण वाले प्रश्न है। ठीक है, तो क्या है, महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों को नियुक्ति शुरू की, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अवसर आधारित दान, विशाल किलों के निर्माण और बड़ी अस्थायी सेना रख रखाव के संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, ये भी सही है। ठीक है, तो जब दोनों सही है तो अब देखना है कि ये एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है कि नहीं। तो हम दोनों कथनों और कारण को क्योंकि से जोड़ के देखेंगे कि क्योंकि लगाने पे जवाब सही आ रहा है कि नहीं। चलिए पढ़ के देखते हैं, तब हमें पता चलेगा कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं। तो कथन है, महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति की, क्योंकि जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अवसर आधारित दान, विशाल किलों के निर्माण और बड़ी अस्थायी सेना के रख रखाव के संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। तो क्योंकि कराने पे पूर्ण रूप से इसका अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो ये कारण और कथन दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। जब अर्थ नहीं निकलता है ना तो हम व्याख्या नहीं पे मारते हैं, लेकिन अर्थ निकल रहा है तो व्याख्या कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 24 नंबर प्रश्न क्या है। तो सिकंदर महान किस नदी के तट पर पहुंचा जिसके बाद उसके सैनिकों ने आगे पूरब की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया था। तो दोस्त इसकी सेना जो थी ना ब्यास नदी के पास पहुंची थी, जिसके आगे बढ़ने से इसके सैनिक इनकार कर दिए थे। क्यों इनकार कर दिए थे? क्योंकि आगे पूरब में भारत था और उस समय ये भी प्रचलित था कि ठीक है कि ब्यास नदी में जो एक बार जाता है डूब भी जाता है, और ब्यास की पूरब साइड में मतलब जो भारत के राजवंश जो राजा थे वो उनके पास विशाल पैदल सेना थी और वो उनके पास हाथी थी। ठीक है, जिससे मतलब जो सेना जाता है उसका हारना निश्चय होता है, इसलिए सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से भी मना कर दिया था। तो ठीक है, तो ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। तो हमारा ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 25 नंबर प्रश्न क्या है। तो वज्जी संघ के राजाओं में भाग लेने से किन समूहों को सख्ती से बाहर रखा गया था? तो ठीक है, उस समय महिलाएं, दास और कर्मगारों को बाहर रखा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न क्या है?
तो आगे प्रश्न है वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? तो वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय में है। अब दोस्त ये दीर्घ निकाय क्या है? तो दीर्घ निकाय ना एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। दीर्घ निकाय क्या है? तो एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, जिसे की रचना कब की गई थी? 2300 साल पहले। अब 2300 साल पहले कहने का मतलब है कि अभी तो 2000 चल रहा है, तो 2000 ये फिर भी बच जाएगा 300, तो हम बोल सकते हैं 300 ईस्वी पूर्व पहले की बात है जब क्या हुआ था? दीर्घ निकाय को लिखा गया था। ये किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? तो दीर्घ निकाय में है। दीर्घ निकाय किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। दीर्घ निकाय की रचना कब हुई थी? तो 2300 साल पहले या फिर 300 ईस्वी पूर्व पहले, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों को अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती है। बिल्कुल, अब जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था तय की जाती है उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल में ऐसा नहीं था, जो जैसा कर्म करता था उसको वैसे वर्ण में रखा जाता था। लेकिन अब चाहे ब्राह्मण हो, माता पिता ब्राह्मण है और बच्चा चोर निकले, फिर भी वो बच्चा ब्राह्मण ही कहलाएगा, ठीक है। माता पिता क्षत्रिय हो और बच्चा क्या हो? दूसरे का लूटने वाला बन जाए, किसी दूसरे का धन हड़पने वाला हो जाए, तो भी बेटा क्षत्रिय ही कहलाएगा। तो ये है वर्ण व्यवस्था का क्रम, ठीक है। देखिए, तो इसके अनुसार ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारा क्या बोल रहा है? सही कथन का चयन करना है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्न महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। तो निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और असत्य कथन का चयन करना है। बताना है असत्य कौन है? तो हल के फाल अब लोहे के बनने लगे हैं, ठीक है। तो हल का फाल अब लोहे के बनने लगे हैं, ये बिल्कुल सही है। धान के पौधे रोपण प्रारंभ हो गए हैं, तो ये भी सही है। तो दोस्त पहले क्या था ना कि धान के पौधे का रोपण नहीं किया जाता था, पहले लोग लेते थे ऐसे ही और बिया मतलब बीज को ऐसे ही छींट देते थे, खेतों में फैला देते थे, जिससे धान निकलता था। उस समय उस तरीके से रोपने से पैदावार अच्छे नहीं होते थे, ठीक है। तो लोग जैसे जैसे समय बदला, लोगों ने सोचा कि पहले बीज लगाते हैं, फिर पौधे निकलेंगे, उन पौधों को निकाल के फिर दूसरी खेत में लगाएंगे, उस तरीके से पैदावार भी बढ़ी, तो लोगों ने फिर उस विधि को अपना लिया, ठीक है। तो इसके अनुसार दूसरा भी सही है, धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया, ठीक है। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है। असत्य कथन बताना है, जब दोनों सही है तो असत्य तो कोई है ही नहीं, तो न तो 1 और न ही 2, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न क्या है? महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का प्रयोग किया जाता था? तो उस समय महाजनपद काल में ग्रीकिक मृत भांड नहीं, इसका प्रयोग नहीं किया जाता था, चित्रित धूसर मृत भांड का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किसका? चित्रित धूसर मृत भांड का प्रयोग किया जाता था। आगे देखते हैं अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले गंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। तो इसमें बताना है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो बोल रहा है कि अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसे ब्राह्मी नहीं दोस्त, इसे ब्राह्मी लिपि में नहीं लिखा गया था। जो अफगानिस्तान से अशोक के अभिलेख मिले उसमें उसे ब्राह्मी लिपि से नहीं लिखा गया था। किस में लिखा गया था? तो इसे एक लिपि आती थी उस समय, उसको क्या कहते थे? आखेटक, ठीक है। ऐसे आखेटक लिपि में, तो उसे ही उस लिपि में लिखा गया था, ठीक है। आर्मेइक या आखेटक एक यूनानी लिपि थी, तो उसे ही लिपि में लिखा गया था, ब्राह्मी लिपि में नहीं लिखा गया था, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सही कौन है? तो सिर्फ 1 सही है, तो 1 इसमें ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हम सही मारेंगे। जनपद का अर्थ क्या होता है? जन मतलब जनता, पद मतलब स्थान, ठीक है। तो जनता का स्थान, तो जन का राजा नहीं, जनता का नेता ये भी नहीं, जन के बसने की जगह, जनता की बसने की जगह, मतलब ये सही हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? तो राइट ऑप्शन बी है। क्या है बी में? तो जन के बसने की जगह, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न। आगे प्रश्न क्या है? महाजनपदों की उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुए? तो महाजनपदों के उद्भव जो हुए हैं ना, वो लगभग 25 साल पहले हुए हैं। 25 साल कहने का मतलब क्या है? अभी 2000 चल रहा है, इससे 5 साल और पीछे जाओ तो उसको बोलेंगे 500 ईस्वी पूर्व पहले महाजनपदों का उदय हुआ है, ठीक है। भारतीय दर्शन की शाखा को उनके स्थान से मिलान करें, ठीक है। तो वैश्विक, ये भारतीय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं कनाद, ठीक है। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो योग दर्शन के संस्थापक है पतंजलि। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? तो सांख्य दर्शन के संस्थापक है कपिल, ठीक है। अब पूर्व मीमांसा के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है जैमिनी, ठीक है।
तो हमारा राइट ये आंसर होगा। ठीक है, अपना मिला लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न। तो 33 नंबर प्रश्न है, 33 नंबर शायद देख लेना, ये 34 नंबर देखेंगे। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है, क्या पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो पाणिनि जो थे उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था, बिल्कुल सही है, उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था। ठीक है, उन्होंने एक विषय के क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजनों को बाद के काल में नहीं, एक ही में स्वर्ण और व्यंजन दोनों की रचना की थी। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। बताना है सत्य कथन, सही विकल्प है। ठीक है, तो सही कौन है, सिर्फ एक है। दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि इसमें व्यंजन को अलग और स्वर को अलग अलग कर दिया है, जबकि इनके बुक में दोनों एक ही जगह है। ठीक है, इसलिए ये गलत है। आगे, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। दोस्त ये तो सबको पता होगा, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये दिए थे सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में। आगे देखते हैं क्या है 36 नंबर प्रश्न, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा को बताया, ये बिल्कुल सही है। बुद्ध ने कहा किसी को दुख होगा तो उसका कारण लालसा होगा। ठीक है, इच्छाएं होंगी, अगर इच्छाएं इंसान के अंदर है ही नहीं तो उसे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन दुख होगा जब इंसान के अंदर इच्छाएं होंगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा आत्मसंयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है, ये भी सही है। ठीक है, आत्मसंयम मतलब अपने आत्मा को कंट्रोल करके, अपने खुद पे विजय पा करके मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है, तो ये भी सही है। तो जब दोनों सही है और पूछा क्या है, सत्य कथन ही बताना है, तो 1, 2 दोनों, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है, उपनिषद शब्द का सही अर्थ क्या है। तो उपनिषद शब्द का सही अर्थ होता है सामने बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, नहीं, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। जी हाँ दोस्त, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है, तो संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी। तो संस्कृत व्याकरण की रचना पाणिनि ने की। ठीक है, किसने, पाणिनि ने की थी। ठीक है, स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में की थी। तो स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा पाली भाषा में की थी। ठीक है, किस भाषा में, नहीं सॉरी गलत हो गया था, प्राकृत भाषा में। पाली भाषा में किसने की थी, तो पाली भाषा में तो वो भगवान बुद्ध के समय चलता था पाली भाषा। महावीर का भाषा क्या था, तो प्राकृत था, और बुद्ध के समय बुद्ध के लोगों का तो उनका था पाली। ठीक है, आगे है 40 नंबर प्रश्न क्या है, तो जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अब इसमें क्या दिया गया है कि मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म को समर्थन किया। तो हाँ, जैन धर्म में ऐसी मान्यता थी ना, ये अहिंसा के विपरीत है, अहिंसा नहीं करना चाहते थे। ठीक है, अहिंसा के सपोर्ट में थे, हिंसा नहीं करना चाहते थे। तो व्यापारी लोग हिंसा, झगड़ा, मारपीट इन सब से अलग हटते हैं, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि यहाँ अहिंसा की मान्यता है। ठीक है, ये इतने अहिंसावादी थे कि ये कीड़ों मकोड़ों को भी मारने से डरते थे। ठीक है, मास्क लगा के चलते हैं कि कहीं कोई कीड़ा हमारे मुख से ना टकरा जाए, पैर देख के चलते हैं कि कोई चींटी, कोई कीड़ा हमारे पैरों से ना दब जाए, ये भी यहाँ तक ये लोग मानते हैं। ठीक है, तो और दूसरा क्या है, साधारण किसान वर्ग के लोग ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। हाँ, इसका कारण यही है कि ये लोग कीड़ों मकोड़ों को मारने से भी डरते थे, और किसान तो हमेशा खेत में ही रहता है, पैर से, हल से, ट्रैक्टर चलने से कीड़े मकोड़े मरते ही हैं, तो किसानों ने इस वर्ग से दूर रहा, लेकिन व्यापारियों ने इस धर्म को अपनाया। तो हमारा ए सही हो जाएगा और बी भी सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन सही है। बोल रहा है इस कथन सत्य है, तो सत्य तो दोनों है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ये 41 नंबर प्रश्न, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम का संकलन किस ग्रंथ में है। तो नियमों का संकलन है ना विनय पिटक में। ठीक है, किसमें है, विनय पिटक में। विनय पिटक की रचना कब हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति में हुई थी। ठीक है, अब ये प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, किसके शासनकाल में, तो ये उस समय अजात शत्रु थे। हर्यक वंश के शासक कौन थे, अजात शत्रु थे। कहाँ हुआ था, तो ये राजगीर में हुआ था। ठीक है, राजगीर में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं 42 नंबर प्रश्न, ये क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन से कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। सही नहीं है कहने का मतलब क्या है कि गलत कौन है, ये बताइए। ठीक है, तो संघ के पुरुष और स्त्रियों में रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। जी बिल्कुल, संघ में पुरुष अलग रहते थे और स्त्री अलग रहती थी। ठीक है, सभी व्यक्ति
संघ में प्रवेश ले सकते थे? जी हाँ, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ऐसा प्रावधान था। सी देखते हैं, संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। जी हाँ, जो बच्चे थे इनको अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। जो नौकर थे उन्हें अपने मालिक से अनुमति लेनी होती थी। जो राजा हैं उन्हें अपनी प्रजा से अनुमति लेनी होती थी, ठीक है। और जिनकी जिन स्त्रियों का शादी हो चुका है उनको अनुमति लेनी होती थी अपने पति से, ठीक है। अगर आप किसी के दास हैं तो आपको अनुमति लेनी है आपको अपने स्वामी से, ठीक है। तो वही ये तीनों सही है। नीचे देखते हैं डी क्या है, तो वैवाहिक स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति लेने की आवश्यकता थी? नहीं दोस्तों, विवाह हो चुका है मतलब आप वैवाहिक हैं तो आपको अपने माता पिता से अनुमति की जरूरत नहीं है संघ में शामिल होने के लिए। आपको जरूरी है अपने पति से अनुमति लेने की, ठीक है। तो माता पिता यहाँ नहीं होगा, तो इसलिए ये गलत है। ऑप्शन डी हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, यही गलत है। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न क्या है, बोल रहा है महायान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है महायान। जी हाँ, बौद्ध धर्म से। ये चतुर्थ बौद्ध संगति में ना, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो कुंडलगरम कश्मीर में हुआ था, ठीक है। वो कनिष्क ने करवाया था। उसी समय ना बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया था। महायान, ठीक है, एक हो गया था महायान और दूसरा हो गया था क्या महायान और अरे यार नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। दो भागों में टूटा हुआ था, हीनयान और महायान, ठीक है। हीनयान और महायान में टूट गया था। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। इन्हें बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। हाँ, महायान ने ना बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया और ये बौद्ध धर्म को मूर्ति पूजा और भगवान मानते थे, लेकिन ये लोग हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते थे, ठीक है। तो इसके संदर्भ में ये दोनों कथन सही है। अब बोल रहा है सत्य कथन की पहचान करें, तो दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे है 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न क्या है, ये बोल रहा है क्या कि बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। वे ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास में साधना करते थे? नहीं दोस्त, जो बोधिसत्व थे ना वो अगर ज्ञान प्राप्त होती थी तो एकांत में नहीं, वो घूम घूम कर ज्ञान का प्रचार करते थे, ज्ञान बांटते थे, ठीक है, अपना प्रवचन देते थे। तो ये इस संदर्भ में गलत है। बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थे, ठीक है, तो ये सही है। वे भारत के बाहर भी जापान, चीन, दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए। जी हाँ, ठीक है, घूम घूम कर अपनी क्या ज्ञान का प्रचार करते थे, ठीक है, और क्या उपदेश देते थे। तो इस संदर्भ में ये दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन पहला गलत है। तो बोल रहा है सत्य कथन की पहचान करें, तो सत्य हमारा 2 और 3 है, तो इस अनुसार आंसर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 45 नंबर प्रश्न क्या है, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्रम के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, तो बुद्ध चरित्रम के रचनाकार कौन है ये पूछ रहा है। तो कौन थे? तो अश्वघोष थे, ठीक है। ये किसको कब लिखा गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में लिखा गया था, ठीक है। और अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगति में क्या थे? उपाध्यक्ष थे। उन्होंने ही लिखा था बुद्ध चरित्रम, और बुद्ध चरित्रम को कहा जाता है बौद्धों का रामायण, ठीक है। आगे 46 नंबर प्रश्न है, बुद्ध धर्म के प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। प्रचार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें फैला था। दूसरा देखते हैं, इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप से कहीं अधिक प्रचलित था। तो थेरवाद मतलब बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप से बहुत अधिक प्रचलित था, ठीक है, इससे अधिक प्रचलित था, तो ये भी सही है, ठीक है। तो 46 में 1 भी सही है, 2 भी सही है। तो क्या बोल रहा है इसमें कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो दोनों सही है हमारा, तो ठीक है। तो जब दोनों सही है तो हम ऑप्शन क्या लगाएंगे? दोनों के अकॉर्डिंग देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। ऑप्शन सी हमारा इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 दोनों। आगे देखते हैं 47 नंबर प्रश्न। तो 47 नंबर प्रश्न क्या है, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था। तो जो वृत्ताकार पथ था उसको कहते थे प्रदक्षिणा, ठीक है, प्रदक्षिणा कहते थे, ठीक है। जो रास्ता होता था ना उसके तरफ चारों तरफ क्या एक कालीन की तरफ मोटी चादर बिछाई जाती थी, इसी को कहते थे क्या प्रदक्षिणा। आगे है 48 नंबर प्रश्न। तो 48 नंबर प्रश्न क्या है? 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साम्राज्य में ऐसी कौन सी सामाजिक और धार्मिक समस्या थी जिन्हें अशोक को परेशान किया और उन्हें धर्म के प्रचार के लिए प्रेरित किया? तो ऐसी कौन समस्या थी? तो विभिन्न वर्गों को मानने वाले लोगों के बीच आपसी संघर्ष, इसका कारण एक ये भी है, ठीक है। तो हम इसे भी सही मानेंगे। दासों और सेवकों के साथ दुर्व्यवहार, जी हाँ, ये भी इसका कारण है। परिवारों और पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े, ये भी कारण है। इसलिए अशोक ने क्या किया? धर्म का प्रचार किया, ठीक है। तो इसके अनुसार जब तीनों सही है तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न क्या है? तो 49 नंबर प्रश्न है,
ठीक है। 49 नंबर प्रश्न क्या है कि यह एक विशाल और सुंदर नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। ठीक है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। यह 2 और 3 मंजिला मकान लकड़ी और कच्ची ईंटों से बनी है। पाटलिपुत्र की इस भव्यता और वास्तुकला का वर्णन करने वाला उपयुक्त कथन में निम्नलिखित में से किस प्राचीन यात्री द्वारा लिखा गया? तो ये जो प्रचार किया है ना, पूछ रहा है क्वेश्चन, ये किसने अपनी बुक में लिखा है? तो मेगास्थनीज ने लिखा है। ठीक है, मेगास्थनीज यह एक राजदूत था। ठीक है, जो पश्चिम एशिया के यूनान के शासक कौन था? सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटस ने इसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, तो वही आया था ना, देखा था तो पाटलिपुत्र कैसे था, तो वही अपने बुक में लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 50 नंबर प्रश्न क्या है? तो आगे क्वेश्चन है 50 नंबर। ठीक है, बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल के इस दौरान करों और नजराने के बीच अंतर को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है? किसके बीच अंतर दिखाना है? तो कर और नजराना। तो कर और नजराना क्या होता है ये बताना है। तो दोस्त कर मतलब होता है ना टैक्स, और नजराना मतलब होता है ना दक्षिणा, एक तरीके का समझ सकते हैं। तो कर तो एक नियमित होता है, वैसे भी पता है, लेकिन नजराना दक्षिणा नियमित हो ना, अपनी इच्छा अनुसार जितनी आपकी इच्छा हो उतना दे सकते हैं। ठीक है, तो वही है। तो देखते हैं आगे। कर क्या है? ये शस्यमान थे, और नजराना अनिवार्य था। नहीं, नजराना अनिवार्य नहीं था, जिनको मर्जी आए वही दे सकते हैं, ना मन में हो तो नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये गलत है। कर एक भौतिक वस्तु थी, नजराना पूरी तरह नगद था, ये भी गलत है। ठीक है, कर नियमित थे, जी हाँ कर नियमित थे, लेकिन नजराना अनियमित था, और कमावेश स्वेच्छा से दिया जाता था, ये बिल्कुल सही है, अपनी इच्छा अनुसार दिया जाता था। ठीक है, ये सही है। तो आगे प्रश्न में हमारा इसका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? सी होगा। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 ईस्वी 2300 साल पहले हुई थी। इसके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। किसको मारा था? इन्होंने मारा था महापद्मानंद को। ठीक है, उसको मार के मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद वंश के शासक था। 52 नंबर देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में निम्न में से कौन सा नगर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का प्रमुख मार्ग देता था? तो वो कौन था जो प्रमुख मार्ग था? तो वो कौन सा नगर था ये बताना है। तो वो था तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला जो प्रमुख मार्ग देता था। आगे देखते हैं 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 53 नंबर में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, उसका नाम क्या था? तो अभी तो पढ़े हैं, सेल्यूकस निकेटस के राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, यही ना था। आगे देखते हैं, मेगास्थनीज था, इसका आंसर डी होगा। 54 नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन भारत आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो पहले कौन से शासक आए थे ये बताना है। तो पहले आए थे हिंद, तो कुषाण तो हमारा ऐसे भी नहीं होगा, तो ये आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, हिंद आए, यौवन आए। ठीक है, हिंद यौवन कुषाण नहीं, हिंद यौवन के बाद क्या आए थे? तो हिंद यौवन के बाद आए थे शक। ठीक है, शक के बाद आए थे हिंद पार्थी और फिर कुषाण। तो हिंद यौवन शक इसमें है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हिंद यौवन और हिंद पार्थिव ये भी गलत हो जाएगा। तो हिंद यौवन शक, हिंद पार्थिव और कुषाण, हमारा सी बिल्कुल सही होगा। तो ये कर्मानुसार है, ऐसे ही आए थे विदेशी शासक। ठीक है, आगे देखते हैं 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न क्या है? तो 55 नंबर में कह रहा है कि अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों को नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था यही बताया है। तो ये धम्म महामात्र कहलाए। अधिकारी जो थे ना, बौद्ध धर्म की प्रचार कर रहे थे घूम घूम के, वो क्या कहलाए? धम्म महामात्र। ठीक है, 55 नंबर में। आगे 56 नंबर प्रश्न देखते हैं। 56 नंबर क्या कह रहा है? तो 56 नंबर है अशोक के संबंध। ठीक है, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेख द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में थे। नहीं, ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में नहीं थे, ब्राह्मी लिपि में थे। ठीक है, किस लिपि में थे? ब्राह्मी लिपि में थे और प्राकृत में थे, लेकिन खरोष्ठी लिपि में ज़्यादा अभिलेख नहीं थे। तो ब्राह्मी और प्राकृत भाषा में थे। तो इसके अनुसार हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। जी हाँ, कौन सा अभिलेख है? तो वो 13वां अभिलेख है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। आज के समय में कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, तो इस अनुसार हमारा 2 और 1 और 3 बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। तो क्या पूछ रहा है, गलत या सही?
तो बोल रहा है उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सही है, तो सही तो 1 और 3 था, तो 1 और 3 किस में है, सी है, तो हमारा इस अनुसार सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं 57 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, किस स्थान पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, तो अशोक के शिलालेख कंधार से भी मिले हैं, ब्राह्मणगिरी से भी मिले हैं, जौगंड से भी मिले हैं, गिरनार से भी मिले हैं, लुम्बिनी से भी मिले हैं, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पाटलिपुत्र से ध्यान रखें, पाटलिपुत्र राजधानी थी और पाटलिपुत्र से कोई अभिलेख नहीं मिला है। ठीक है, तो डी हमारा मतलब इसमें उपयुक्त में से सभी आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न कितना नंबर है, तो 58 नंबर। 58 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि अशोक ने धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजे, मतलब कहाँ कहाँ भेजे थे, सीरिया में भेजा था, हाँ सीरिया में भेजे थे, मिस्र में भी भेजा गया था, श्रीलंका में भी भेजा गया था, मतलब उपयुक्त में से सही इसका आंसर होगा सभी। ठीक है, आगे है 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था, तो मौर्य साम्राज्य में जो राजकुमार होते थे ना, उन्हें एक छोटा सा राज्य दे दिया जाता था ताकि वहाँ रूल रेगुलेशन कैसे रूल करते हैं, ठीक है, कैसे शासन व्यवस्था चलाई जाती है उनको पता चले, तो उन्हें जो छोटा राज्य दिया जाता था तो उनको हम कहते थे वहाँ के, उनको क्या कहते थे, राज्यपाल यानी गवर्नर कहते थे, तो गवर्नर पद दिया जाता था। ठीक है, तो इस अनुसार हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 60 नंबर प्रश्न, प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास के संदर्भ में कैडेंशियर, ठीक है, और आदिमयी शब्दों का प्रयोग प्रायः निम्नलिखित में से किस श्रेणी को दर्शाने के लिए किया जाता है, तो किस श्रेणी को दर्शाने के लिए किया जाता है ये बताना है, तो भूमिहीन, कृषि, मजदूर और दास को। ठीक है, क्या कैडेंशियर और आदिमयी शब्द का प्रयोग किन के लिए किया जाता था, तो भूमिहीन, कृषि, मजदूर और दास के लिए किया जाता था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 61 नंबर प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न क्या कहता है, वो 61 नंबर प्रश्न कह रहा है संगम मुदेनद्वार द्वारा धन और संपत्ति एकत्र करने के तरीके के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य है। ठीक है, कौन से सत्य हैं ये बताना है इसके अनुसार, तो वे हर महीने नियमित कर वसूलते थे, जी नहीं, वे नियमित कर नहीं वसूलते थे, इसकी बजाय वो उपहार और भेंट लेते थे, जी हाँ बिल्कुल। जो संगम मुवेंदार द्वारा धन और संपत्ति एकत्र करने के तरीके थे ना, वो कर नहीं लेते थे, बोलते थे जो हमारे साम्राज्य में है लोग वो हमें कर नहीं दें, वो उपहार दें, जिससे जनता भी खुश होगी कि हम राजा को उपहार दे रहे हैं और राजा भी खुश होगा कि उसको कर के बदले उपहार मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासक में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है। ठीक है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला, ठीक है, तो कौन था वो, तो कुषाण वंश। ठीक है, जो सिल्क रूट पर नियंत्रण रखा था। आगे देखते हैं 63 नंबर प्रश्न, रोमन साम्राज्य में भारत की किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी, तो रोमन साम्राज्य में भारत की किस वस्तु का मांग सबसे अधिक थी, तो वो वस्तु थी काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च की मांग सबसे अधिक थी रोमन साम्राज्य में। ठीक है, आगे देखते हैं संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो संगम साहित्य जो है ना वो तमिल यानी तमिल से संबंधित है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, तमिल से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं 65 नंबर, उपमहाद्वीपों में लोहे का प्रयोग लगभग कब से शुरू किया गया, तो उपमहाद्वीप में है ना जो लोहे का प्रयोग किया गया 300 साल पहले से किया गया है। ठीक है, 3000 साल पहले से किया गया है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोहा का उपयोग कब से, तो 3000 साल पहले से किया गया। आगे है 66 नंबर प्रश्न, क्या है, तो दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे, तो दक्षिणापथ के स्वामी कौन कहे जाते थे, तो सतवाहन को कहते थे। ठीक है, ऑप्शन बी यही सतवाहनों का मतलब उधर शासन था ना, तो सतवाहन वंश को क्या कहा गया, दक्षिणापथ के स्वामी। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। ठीक है, तो कुषाणों की राजधानी जो दूसरी थी ना वो मथुरा थी, तो पहली राजधानी क्या थी, पुरुषपुर थी। ठीक है, पुरुषपुर से ही शासन किया जाता था। ये क्या थे, तो ये उनके सांस्कृतिक राजधानी थी मथुरा। ठीक है, और पहली दूसरी राजधानी ये थी, तो पहली पुरुषपुर थी। पुरुषपुर को आज पेशावर कहते हैं जो पाकिस्तान में है। ठीक है, 68 नंबर प्रश्न है, आरिकोमेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है ये बताना है, तो ये आज के समय में पुडुचेरी में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं 69 नंबर प्रश्न, क्या है 69 नंबर प्रश्न, तो बोल रहा है आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, तो आहत सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार और गोलाकार होते थे, जी हाँ बिल्कुल,
ठीक है, ये आयताकार गोलाकार होते थे। 8 सिक्के को सामान्यतः ढाल कर बनाया जाता था, नहीं ढाल कर इसे नहीं बनाया जाता था, तो ये गलत है। यह सिक्के चांदी और तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे, तो हाँ चांदी और तांबे की विभिन्न आकृतियों के बने होते थे। ठीक है, तो पूछ रहा है उपयुक्त में से कथन गलत है, तो गलत कौन है, सिर्फ 2 है, तो सिर्फ 2 यानी केवल 2 बी ऑप्शन में, तो बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 70 नंबर प्रश्न, क्या बोल रहा है, मथुरा के अभिलेख में निम्न में से किसका यानी किन का उल्लेख मिलता है, तो मथुरा के अभिलेख में किन का उल्लेख है ये बताना है। ठीक है, तो क्या है मथुरा के अभिलेख में, सुनारों का उल्लेख है, ये बिल्कुल सही है। लोहा और बुनकरों का, ये भी इसका भी उल्लेख है। टोकरी एवं माला बनाने वालों का, इनका भी सही, इनका भी उल्लेख मिलता है, मतलब तीनों का उल्लेख मिलता है, तो इस अनुसार हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से सभी। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है, अब दोस्त प्रशस्ति का अर्थ बताना है कि प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है, तो प्रशस्ति मतलब होता है ना कि प्रशंसा करना, ठीक है, किसी को इम्प्रेस करना। ठीक है, तो यही होता है प्रशंसा करना इसका अर्थ। ठीक है, आगे देखते हैं 72 नंबर प्रश्न क्या है, समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है, तो समुद्रगुप्त के नीतियों का वर्णन किसने किया है, तो किया है वो हरिसेन ने। ठीक है, हरिसेन ने। आगे देखते हैं कितना नंबर प्रश्न, 73 नंबर प्रश्न। 73 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, कहा था है विक्रम संवत की शुरुआत किस शासक से जोड़ कर देखा जाता है, तो विक्रम नहीं, ये तो 74 नंबर प्रश्न हो गया ना, तो 74 नंबर नहीं, पहले था हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति। 73 नंबर प्रश्न लिखना है, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है, तो प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने दक्षिणापथ की शासकों की संख्या 12 बताई है। ठीक है, अब देखते हैं 74 नंबर, विक्रम संवत की शुरुआत। ठीक है, विक्रम संवत की शुरुआत किस शासक से जोड़कर देखा जाता है, तो ये देखा जाता है ना चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़कर। ठीक है, क्यों, तो बोला जाता है कि 58 ईस्वी पूर्व में ना क्या हुआ कि विक्रम संवत परंपरा का क्या चलाया गया, किसके द्वारा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। क्यों, तो माना जाता है कि इन्होंने किस पे इस संवत की शुरुआत इसलिए की क्योंकि उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे शकों पर विजय के उपरांत क्या चलाए थे, विक्रम संवत चलाए थे। ठीक है, कब, तो 58 ईस्वी पूर्व पहले। आगे देखते हैं 75 नंबर प्रश्न, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था, तो नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। आगे देखते हैं 76 नंबर प्रश्न, 76 क्या बोलता है, तो पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है कहने का मतलब क्या है कि गलत कौन है ये बताइए। ठीक है, तो एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन है, बिल्कुल सही। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई थी, नहीं ये गलत है, गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं सी, नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया, बिल्कुल सही है। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी और 642 ईस्वी तक शासन किया, 610 से 642, तो ये भी सही है। तो गलत कौन था, बी, तो हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 77 नंबर प्रश्न, तो 77 नंबर प्रश्न क्या है, 77 नंबर प्रश्न देखते हैं, बोल रहा है लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने दिल्ली के महरौली के लेख लौह स्तंभ में निम्नलिखित में से किस शासक का जिक्र किया गया है, तो जो महरौली अभिलेख है उसमें किस शासक का वर्णन है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो किसका वर्णन है, चंद्र का। ठीक है, चंद्र का वर्णन है। आगे देखते हैं, अभी महरौली अभिलेख अभी कहाँ है, तो ये जो है ना अभी क्या बोलते हैं कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, उसी में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, और इस पर अभी तक ना क्या बोलते हैं उसको जंग नहीं लगा है। ठीक है, इस पर अभी तक जंग भी नहीं लगा है। 78 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, तो गलत मिलान का चयन करना है। ठीक है, गलत कौन है ये बताना है, तो आर्यभट्ट ने लिखा, बिल्कुल सही। ठीक है, मणि मेखलई एंग्लो ने लिखा, नहीं यही गलत है। ठीक है, इन्होंने नहीं लिखा है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, मेघदूतम कालिदास ने लिखा, जी बिल्कुल। शिल्पाधिकारम इलांगो ने लिखा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं 79 नंबर प्रश्न क्या है, 79 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है मतलब क्या, गलत सुमेलित है ये बताना है। ठीक है, तो है धातु मंजूषा, इसका अर्थ क्या होता है, तो अवशेष या मूल्यवान वस्तुओं को रखने की पात्र को कहते थे धातु मंजूषा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रच्छिन्न पथ, अभी पढ़े हैं आगे प्रच्छिन्न पथ क्या होता है, तो ये स्तूप के चारों ओर परिक्रमा हेतु मार्ग था। ठीक है, जो कालीन बिछाया जाता था उसी को कहते थे प्रच्छिन्न पथ। ठीक है, वेदिका तो गृह क्या है, गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर था, नहीं ये नहीं था वेदिका, तो यही गलत है। तोरण क्या होता था, तो तोरण स्तूप या वेदिका का अलंकृत प्रवेश द्वार था, तो ये भी सही है।
क्या बताना था, तो सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन नहीं है, तो केवल 3 सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे 80 नंबर प्रश्न क्या है, बोल रहा है महाबलीपुरम के आकस्मिक मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, पढ़ते हैं इनको। और क्या बताना है, कथन सही कथन बताना है। तो इन मंदिरों का निर्माण एक ही विशाल चट्टान को तराश कर किया गया है। जी हाँ, एक बड़े पहाड़ देखा जाता था और उसी को तराश कर एक ही बड़े पहाड़ के पत्थर से मंदिरों को बनाया जाता था। ठीक है, तो ये सही है। आगे दूसरा क्या है, इनके निर्माण के नीचे ऊपर के पत्थरों को जोड़ा जाता था। नहीं, जब एक पत्थर को काट कर बनाया जाता था, जोड़ने की बात ही नहीं आती। दूसरा गलत है। ये ईंट निर्मित मंदिरों से निर्माण पद्धति की दृष्टि से भिन्न थे। हाँ, ईंट से निर्मित, जो उसमें ईंट जोड़ के बनाया जाता था ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, तो उससे भिन्न था। ये सही है। तो 80 में क्या बताना था कि सही कौन है, तो सही 1 और 3 है। तो 1 और 3 ए ऑप्शन में है। तो इस तरह हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त ये था इतिहास का पहला पार्ट जो क्लास 6 का था। ठीक है, अगली वीडियो में हम क्लास 7 का पढ़ेंगे और ऑल आउट की सारे सिलेबस जितनी भी दिए गए हैं ना, वो ये NCERT ऑल आउट वो सब हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।